अग्निशिका, ये महारानी चारुमित्र। प्रणाम महारानी, आपसे बहुत कुछ सीखना है मुझे। स्वागत है। और ये रानी नूर। भ्राता जस्टिन के विवाह से सबसे अधिक प्रसन्नता यदि किसी को हुई है तो वो है रानी नूर को। आपके स्वागत की तैयारियां सब इन्होंने ही तो की है। देखिए, वो आपको अत्यंत प्रेम से रखेगी। प्रणाम देवरानी जी, मैं आशा करती हूँ कि मैं भी आपको उतना ही स्नेह लौटा सकूं। और हम भी आशा करते हैं कि आइंदा आप हमें देवरानी नहीं, रानी नूर कह के संबोधित करें। जहां से मैं आई हूँ वहां पर संबंधों की मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया जाता। शुभ विचार सुन के अच्छा लगा। और ये रानी शुभ्रसी। प्रणाम। प्रणाम। हमारे परिवार में औपचारिक रूप से तो आपका स्वागत आपके विवाह के पश्चात ही होगा, किंतु हम सबके हृदय द्वार आपके स्वागत हेतु बहुत पहले से खुले हुए हैं। मुझे भी ऐसा नहीं लगता कि मैं आप सब लोगों से पहली बार मिली हूँ। प्रणाम करो। प्रणाम। आचार्य, इतने वर्षों से आपके दर्शन की इच्छा थी आचार्य। यदि आप कह रहे हैं तो सत्य ही होगा, किंतु मुझे तो इस बात से आश्चर्य हो रहा है कि आप मेरा दर्शन पाना चाहते थे, जबकि उज्जैनी को तो मेरे अखंड भारतवर्ष की कल्पना स्वीकार्य नहीं थी। समय सदैव परिवर्तित होता रहता है आचार्य, और समय के साथ साथ विचारधाराएं भी। आज मैं यहाँ उपस्थित हूँ, ये इसी बात का प्रमाण है। निस्संदेह। सम्राट, राजविद्यालय पहुंचने का समय हो चुका है। आज हमारे राजकीय विद्यालय में वार्षिक खेल स्पर्धा का उद्घाटन है, जिसके लिए परंपरा अनुसार वहां मेरी उपस्थिति अनिवार्य है। अवश्य सम्राट। भ्राता जस्टिन आपके साथ है। अब तो सदा सदा के लिए हमारे साथ ही रहेंगे। मैं जब भी राजकीय विद्यालय आता हूं तो पुरानी स्मृतियां जागृत हो जाती है। मैं महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र, मुझे उनसे कुछ गुण प्राप्त हुए थे, किंतु मेरे भी कुछ अवगुण थे। इस विद्यालय ने मेरे गुणों को पहचाना, उन्हें पोषित किया। जिन आचार्यों ने मेरा मार्गदर्शन कर मुझे मगध का दायित्व संभालने के योग्य बनाया, सर्वप्रथम मैं उनका नमन करता हूं। यदि मैं समय पर पहुंचा होता तो यहाँ दंडित न होकर वहाँ सभी छात्रों के साथ होता। स्वाभाविक है कि इस प्रतियोगिता में सभी विजयी होना चाहते हैं, किंतु जो भी सबसे योग्य होगा विजय भी वही होगा, और उसे ही मेरे पिता महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की इस तलवार से सम्मानित किया जाएगा, और उसे ही मगध का
महायोद्धा कहा जाएगा। किंतु मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि किसी भी प्रतियोगिता में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि हमने किसे पराजित किया है या हम किससे पराजित हुए हैं। जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि हमारी स्पर्धा सर्वप्रथम अपने आप से है, अपनी सीमाओं से है। अपनी क्षमता से आगे बढ़ने का प्रयास हमें करना चाहिए। आचार्य ने मुझे भागने का दंड तो दिया था, किंतु ये तो नहीं कहा था ना कि कहाँ भागना है। सर्वश्रेष्ठ हो या ना हो, किंतु जब हम अपने अपेक्षाओं से भी आगे बढ़ते हैं, विजय वो है। जब हम अपने दोष त्रुटियों पर विजय पाते हैं, विजय वो है। हमारा संघर्ष, हमारा प्रयास सर्वप्रथम यही होना चाहिए कि हम जो आज हैं, कल इससे अच्छे कैसे बने। ये मात्र खेल प्रतियोगिता में नहीं, जीवन की सभी चुनौतियों के लिए ये सत्य है। सर्वश्रेष्ठ केवल एक ही होगा, किंतु अन्य स्पर्धक यदि स्वयं स्पर्धा में विजयी होते हैं तो पराजित कोई भी नहीं। अब मैं आचार्य से विनती करता हूं कि इस प्रतियोगिता के विषय में सभी को जानकारी दें। विद्यार्थियों, ये प्रतिस्पर्धा 3 चरणों में होगी। प्रथम चरण में प्रतिस्पर्धियों के शारीरिक योग्यता का आकलन होगा। और द्वितीय चरण में प्रतिस्पर्धी की बौद्धिक क्षमता का आकलन होगा। और तृतीय चरण प्रतिस्पर्धी प्रतिकूल परिस्थिति में भी परिस्थिति का सामना किस प्रकार करता है, इसका आकलन होगा। सम्राट, आप दीप प्रज्वलन करके 3 माह तक चलने वाली इस प्रतियोगिता का शुभारंभ करें। अवश्य आचार्य। आचार्य चाणक्य की आशा है कि आप राजकीय विद्यालय में योग्य परिवर्तन लाओ। मुझे भी आपसे यही आशा है। सम्राट, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। अशोक कहाँ है? वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अशोक को मैंने दंड दिया है। दंड? जी, वो समय पर कक्षा में नहीं पहुंच रहा था। समय पर तो तब आएगा ना जब उसमें कुछ कर दिखाने की इच्छा होगी, अनुशासन होगा, अपने आचार्यों के प्रति सम्मान होगा। यहां तक कि उस उद्दंड ने आचार्य चाणक्य के अर्थशास्त्र पर भी प्रश्न उठा दिए। यही तो उसकी विशेषता है कृपाचार्य।
उसमें वो करने का साहस है जो किसी में नहीं। क्या बात है, अपने मित्र को देखकर भी नहीं रुके? क्षमा करिए, गुरु का स्थान सम्राट और मित्र से कई अधिक बड़ा होता है और मेरा रुकना गुरु के आदेश की अवहेलना होगी। गुरु का महत्व समझने वाला व्यक्ति स्वयं कक्षा में देर से क्यों पहुंचता? दोष मेरा ही है, मुझे ही उनसे 10 पग आगे होना चाहिए था। किनसे? वही जो हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि मैं कक्षा में पहुंचूं ही नहीं। किंतु कोई ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं राजवंशी नहीं, इसीलिए मेरा यहाँ कोई स्थान नहीं। यदि तुम्हारा जीवन कोई दुभर कर रहा है तो तुम भी उनके साथ वही कर सकते हो। किसने रोका है? अशोक, वार्षिक खेल प्रतियोगिता आरंभ होने वाली है, याद है ना? 2 वर्षों से सुशी में स्पर्धा में सर्वश्रेष्ठ छात्र का पदक अर्जित करते आ रहा है और वो है भी सर्वश्रेष्ठ। उसे पराजित करना अत्यंत कठिन है और जो भी उसे इस वर्ष पराजित कर देगा वो सर्वश्रेष्ठ होगा। उसके पश्चात किसी भी छात्र के मन में यह संदेह नहीं होगा कि किसका स्थान कहाँ है और क्यों। आप मुझे अपने ही पुत्र को पराजित करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं? मैं चाहूंगा कि इस वर्ष भी सुशीम ही विजयी हो। यह भी असंभव नहीं कि विजेता कोई और भी हो। और आपको लगता है कि मुझ में इतना सामर्थ्य है? अशोक, महत्व इसका नहीं है कि मुझे क्या लगता है, महत्वपूर्ण यह है कि तुम्हें अपने बारे में क्या लगता है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम सर्वश्रेष्ठ हो? आपको प्रसन्नता होगी कि मैं ही विजयी रहा और आपका पुत्र नहीं। मैं सदैव चाहूंगा कि विजय मेरा पुत्र ही हो। यदि नहीं होता है तो उसका अर्थ यही है कि विजेता की तैयारी मेरे पुत्र से अधिक थी। रुको अशोक, तुम इसे नीचे रख सकते हो। मुझसे बात करने के लिए भी उसने अपने आचार्य की अवहेलना नहीं, उनके आदेश का पालन। क्या आप अब भी मानते हो कि अशोक उद्दंड है? उसमें अनुशासन का अभाव है? अशोक, मुझे तुमसे बहुत आशा है, स्मरण रखना। अशोक ने सम्राट पर कैसा जादू कर दिया है? राजा जी राज के स्वागत में आज एक भोज का आयोजन किया। राजकीय विद्यालय के सभी आचार्य और छात्रों को आमंत्रण। अवश्य सम्राट, आज्ञा दीजिए। अशोक, मनुष्य के जीवन में बाहरी संकट बाधाएं आती रहती है। वो परीक्षा लेती है, भ्रमित कर देती है, निराश कर देती है, क्रोधित भी कर देती है। इस बाहरी संसार के समान ही हमारे भीतर भी एक संसार बसा है, हमारी अंतरात्मा, हमारा अंतर्मन। और जब तक वो पराजित नहीं तब तक तुम पराजित नहीं।
बाहुबली, आज तुम्हें क्या हो गया है? इतना कम भोजन? आज राजभवन में भोज है ना, उसके स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए पेट में जगह बचा के रखनी होगी ना। मित्र, तुम कितना भी खा लो, तुम्हारे पेट में सदैव जगह रहती है। ये भी सत्य ही कहा। आज समय पर आए हो। आगे चलो, यहाँ का बैठोगे? यहाँ क्या बैठे हो, जाओ। देखो, निशुल्क भोजन मिला नहीं, कैसे पशुओं की तरह टूट पड़ा। इस जैसा डीड आज तक नहीं देखा मैंने, जिस पे किसी बात का असर होता ही नहीं। अंततः अब आपने ठीक पहचाना राजकुमार शशि। और ये अनुभूति आपको प्रतियोगिता आरंभ होने से पहले हो गई, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि निकट भविष्य में आपको ये स्वीकार करने में कठिनाई नहीं होगी कि आपके अनेक प्रयासों के पश्चात भी ये ढीठ, ये तुच्छ प्राणी इस प्रतियोगिता में विजयी कैसे हो गया। प्रतियोगिता में भाग लेने का विचार भी नहीं आने देना अपने मन में, जिससे पिताजी महाराज को इतनी आशाएं हैं। मैं नहीं चाहता कि वो अपना शेष जीवन विकलांग होकर व्यतीत करे। मुझे अपने मार्ग से हटाने का प्रयास वनमयी कर चुके हैं राजकुमार। अब मुझे किसी का भय नहीं, आपका तो बिल्कुल नहीं। विक्षिप्त हो गया है, इसे लगता है ये प्रतियोगिता में विजयी हो जाए, ये विजयी हो जाए। जो इस रेखा के उस पार जाएगा, उसे ज्ञात होना आवश्यक है कि वो अपने जीवन की सबसे कठिन चुनौती को स्वीकार करने जा रहा है। जो नहीं जानते, उन्हें परिचित करा देना मेरा दायित्व है। ये खेल केवल एक प्रतियोगिता के रूप में विपदा का निमंत्रण है। वो इसलिए भी कि इस खेल के माध्यम से केवल विजेता निर्धारित नहीं होगा, इस खेल के माध्यम से यह भी निर्धारित होगा कि तुम में से वह कौन है जो मगध के दायित्व को उठाने का सामर्थ्य रखता है। तुम्हारी प्रतिभा, तुम्हारी योग्यता ही आने वाले समय में मगध के महत्वपूर्ण पदों को भरने का आधार बनेंगी।
मैं समझ लूं कि इनके अतिरिक्त यहां किसी और में प्रतियोगिता में भाग लेने का साहस नहीं है। ये नहीं आचार्य, ये तो इस योग्य भी नहीं है कि आज अभ्यास हेतु तुम सबको अपने अपने लिए अपने अश्व का चयन करना होगा और उस पर काठी कसनी होगी और अश्व पर सवार होकर तुम्हें बाधा दौड़ पूरी भी करनी होगी और तभी वो अश्व तुम्हें प्रतियोगिता के लिए प्राप्त होगा। आचार्य, राजकुमार सुशीम के प्रति थोड़ा सम्मान पूर्वक व्यवहार रखिए। कल के होने वाले सम्राट को अन्य छात्रों की भांति ये विद्यालय है, यहाँ गुरु है, शिष्य है, कोई राजकुमार या भावी सम्राट नहीं। यदि यही सोच रही तो शीघ्र यहां से बाहर खड़े मिलोगे आचार्य आक्रामक, फिर मैं पूछूंगा। अभी भी समय है, हार मान लो, प्रतियोगिता से बाहर हो चुके।